गुड इवनिंग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेल प्रेरी का मैथ्स, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ये स्टार्ट करते हैं जेल प्रेरी, वन रक्षक एवं कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:6 था। यानी कि पिता और पुत्र की आयु का जो रेशो था वो 19:6 था। कब? प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले पिता यानी फादर एंड सन यानी पुत्र की आयु का रेशो 19:6 था। आगे वो बोलता है यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है। अब वो बोलता है कि अगर फादर और सन की जो एज का डिफरेंस है, अगर वह 26 साल का है, 26 ईयर का है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान, पी मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु का रेशो उसने हमसे पूछा है। तो वर्तमान आयु का रेशो हमको निकालना है। तो देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे, स्पीड के साथ। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि 19 और 6 का जो हमें रेशो दिया है, तो कैसे भी करके हम इसको 26 साल के अंतर में कन्वर्ट करें। तो 26 साल के अंतर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12। ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको, डिटेल में चलेंगे अपन। और देखिए शॉर्ट में कैसे करना है। तो इसका मतलब है कि 4 साल पहले उनकी पिता की आयु कितनी थी, 38 साल, पुत्र की आयु कितनी थी, 12 साल। अब प्रेजेंट में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, +4 और +4 यहाँ भी करेंगे। तो ये 38 से कितना हो गया 42, ये 12 से कितना हो गया 16। काट लेंगे इनको, 2 से काटेंगे ये कितना गया 21, 2 से काटेंगे ये कितना गया 8। यानी कि जो प्रेजेंट रेशो है वो कितना हो जाएगा। तो फादर और सन का जो प्रेजेंट रेशो है 21:8, 21:8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमने कितनी स्पीड से इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये आपका था प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। तो देखिए क्वेश्चन ये था कि एक पिता एवं पुत्र की 4 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात है वह 19:6 का था। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 19:6 था। और हमें एक लाइन और दी गई है कि दोनों की आयु का जो अंतर है वह 26 साल का है। अब हमने क्या किया कि हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे कि इन दोनों के बीच की जो आयु का अंतर है वो 26 साल हो जाए। यानी रेशो को किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इन दोनों के बीच में 26 साल का अंतर आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 से गुणा किया। अब आप पूछेंगे 3 से गुणा क्यों नहीं किया, 4 से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 या 4 से गुणा करने पर 26 साल का जो अंतर है वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो हमने 2 से गुणा किया। 2 से गुणा करने पे ये कितना हो गया 38 और ये कितना हो गया 6 दूनी 12। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 साल का आ गया। तो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो गई, 26 साल का अंतर होना चाहिए। अब क्या करें, तो ये जो एज है 38 साल पिता की आयु और 12 साल पुत्र की आयु, ये वर्तमान से 4 साल पहले की एज है। अब वर्तमान में हम अगर इनको लेके आए तो 38 में +4 करना पड़ेगा। तो 38 और 4 कितना हो गया 42। पुत्र की एज को भी वर्तमान में लेके आएंगे तो इसमें भी +4 करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो गया 16। इसको हम 2 से काट, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो संख्या तो ये आ गई कि वर्तमान में पिता की एज कितनी है 42 साल
पुत्र की एज कितनी हो गई, 16 साल, लेकिन उसने हमसे पूछा है अनुपात, रेशो, तो हम इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम, और तो ये आ गया 21:8 का। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो हमने इसको कर लिया है शॉर्ट में। अब इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग में कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से हम कैसे करेंगे। पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 19:6 दिया है 4 वर्ष पहले, और बोलता है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का जो डिफरेंस है वो 26 साल का है। आयु का अंतर हमें कितना दिया है, 26 साल दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसे मान लेते हैं कि माना कि 4 साल पहले पिता की आयु 19x और पुत्र की आयु कितनी होगी, 6x। अब ये 4 साल पहले है। अब अगर हम इसको वर्तमान में लेके आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 19x + 4, क्योंकि ये 4 साल पहले था, वर्तमान में लाए तो जो 4 साल का अंतर है वो उसमें ऐड होगा। इसी प्रकार से पुत्र को भी जब हम वर्तमान में लेके आएंगे तो इसकी आयु में भी 4 साल ऐड करने पड़ेंगे। अब देखिएगा, तो पिता और पुत्र की बीच जो आयु का अंतर है वो कितना है, 26 साल। तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे, माइनस करके बराबर 26 साल, यानी कि ये पिता की आयु, ये पुत्र की आयु बराबर हो गई 26 के। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे आगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 19x + 4 - 6x, माइनस का गुणा अंदर होके -4 इक्वल टू कितना आ गया, 26। अब देखिएगा, 19x में से 6x गए तो बचे कितने, 13x। ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 आपस में कैंसिल, बराबर किसके, 26 के। काट लेंगे तो 13 दूना 26, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो 19 दूना 38, ये 4 साल पहले पिता की एज आ गई, और 6 दूनी 12, ये 4 साल पहले पुत्र की एज आ गई। तो 4 साल पहले अगर पिता 38 साल का था तो वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +4 कर देंगे तो पिता की आयु कितनी आ गई, 42, और पुत्र 4 साल पहले 12 का था तो पुत्र वर्तमान में कितने का हो गया, 16 साल का। रेशो पूछा है तो काट देंगे हम इसको, तो हमारा पिता और पुत्र का जो आयु है कितनी आ गई, 42 साल के पिता, और पुत्र कितना आ गया, 16 साल का। अब इनका रेशो पूछा है तो काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 21, और ये 2 से कटेगा 8 बार, 21:8 पिता और पुत्र की आयु का हो जाएगा वर्तमान रेशो। तो क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से भिन्न 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़े जाएं तो वह भिन्न 5/6 बन जाती है। तो वह भिन्न क्या है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि माना कि अंश कितना होगा, x, ठीक है, अंश कितना होगा x, हर कितना होगा y। अगर इसमें हम अंश में और हर में 2 जोड़ दें तो यह भिन्न बन जाती है 9/11। ओके, अगली कंडीशन में बोलता है कि अगर अंश में 3 और हर में भी 3 जोड़े जाएं तो वह भिन्न 5/6 बन जाती है। इतना क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसमें इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बन के ये क्वेश्चन बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो हम फटाफट कैसे करेंगे, तो हम आएंगे ऑप्शन मेथड पे। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 5/9। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया हुआ है 3/7, 3/7, और सी हमें दिया है 7/9, और डी हमें दिया है 5/10। तो हमें क्या करना है, हम ऑप्शन को उठा के जोड़ के देखेंगे। तो ऑप्शन को उठा के जोड़ के देखने पे देखिए 5 में अगर हम 2 जोड़ें तो क्या ये 9 बन रहा है, नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा।
इसी प्रकार से 3 में अगर हम 2 जोड़ें तो क्या ये 9 बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब हम ये वाले ऑप्शन को उठाएंगे, इस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? अंश में 2 जोड़ने पर। तो ऑप्शन नंबर सी के अंश में 2 जोड़ने पर 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी के हर में 2 जोड़ने पर 11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम परफेक्ट है। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे कि अगर ऑप्शन नंबर सी में हम 3 जोड़ें तो हम क्या करते हैं, 7/9 में अगर हम 3 जोड़ें, अंश में भी और हर में 3 जोड़ें, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। यहाँ 9 और 3 कितना हो गया? 12। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, यानी 5/6। यानी ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। यानी कि पहली वाली जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई और जो सेकंड कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7/9। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ओके, क्लियर हो गया? अगर आप इसको डिटेल में करोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, इसमें इक्वेशंस बनेंगी, अननेसेसरी 2 इक्वेशन बनेंगी। तो ऑप्शन मेथड के थ्रू हमें करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर उसमें 10% की हानि होती है। यानी कि एक वस्तु है, अगर हम उसे 72 रुपये पर बेचें मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो हमें क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर उस पर लॉस होता है, और लॉस कितना होता है? 10% का लॉस होता है। उस वस्तु को वह कितने में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो? तो उसी वस्तु को वो कितने पे, अगेन एसपी पूछा है कि वह कितने पे बेचे कि उससे प्रॉफिट हो, कितने का? 5% का। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो हमें फॉर्मूला पता हो और दूसरा हमें फॉर्मूला पता ना हो। तो हम पहले करेंगे कि हमें फॉर्मूला पता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करें कि एक वस्तु है और वो इंसान उस वस्तु को 72 रुपये में बेचता है। तो 72 रुपये में बेचने, तो देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 72 रुपये में बेचने से 90% का लॉस हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि 90% बराबर है 72 के। 90% बराबर है 72 के। तो माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? x होगा। यानी उसने x रुपये में वस्तु को खरीदा होगा। तो उसने x रुपये में वस्तु को खरीदा होगा, तो x इसकी जो भी प्राइस होगी जिसमें उसने खरीदा होगा, उसके 90% में जब वो उसको सेल करता है तो वो 72 रुपये में सेल करता है। यानी इस वस्तु का जब हम 90% निकालेंगे तो वो कितना आया? 72 रुपये। तो इस x यानी कि CP, ये एक्चुअल में है क्या? ये क्रय मूल्य है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? x था। क्रय मूल्य x था और इस x के 90% यानी 10% लॉस का मतलब क्या हुआ? 10% लॉस का मतलब है 100 में से 10 कम। 90% में उसने बेची तो 72 रुपये में उसने बेची। आप क्या करेंगे? हम सीधा CP निकाल लेंगे। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 72, ये 90 पहुंच जाएगा नीचे, और इंटू क्या हो गया आपका? 100। काट लेंगे इसको हम, 9 8 72, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 80। इसका मतलब है उसने वस्तु को 80 रुपये में खरीदा और 72 रुपये में बेचा। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 72 रुपये, और क्रय मूल्य कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 80 रुपये। ठीक है, तो 80 रुपये की वस्तु को 72 रुपये में बेचने से क्या हो गया? 10% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमने निकाल लिया क्रय मूल्य। अब वो बोलता है कि अगर वो उसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता, प्रॉफिट पे 5% लाभ पर बेचता, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो इसी वस्तु को अगर वो 5% लाभ पर बेचता तो हम क्या करेंगे? 80, 5% लाभ, यानी कोई भी वस्तु पे लाभ कितना होता है? 100%। तो 100 में 5 जोड़ के कितना हो गया? 105 बटा कितना हो गया? 100। इसको हम काट लेंगे। अगर आप इसको काटोगे
तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 84। यानी कि नया जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 84 में वह उस वस्तु को बेच देगा। देखिए मेरे जो स्पीड फास्ट आपको लग रही होगी, मेरे क्वेश्चन उनको समझ में आएंगे जिन्होंने मैथ्स पहले पढ़ा हुआ है। जिन्होंने मैथ्स की कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं कभी, तो उनको बहुत ही मुश्किल हो रही होगी। लेकिन जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के कारण से कोचिंग्स बंद हो गई तो आप मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हो, तो जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, उनको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जिन्हें मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे। तो बेटर है कि जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है आप पहले चैप्टर वाइज स्टडी कर लें, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के हिसाब से बेसिक्स फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये उन लोगों के लिए है जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं और जिनने थोड़ी बहुत कोचिंग अटेंड की है, और मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ओके। अब इसकी एक मेथड और होती है फॉर्मूला वाली, तो वो फॉर्मूला वाली मेथड को हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला वाली मेथड क्या बोलती है, फॉर्मूला वाली मेथड ये बोलती है कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में 100 में प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। एक तो ये होता है, और एक फॉर्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, इन दो फार्मूले के बेस पे आप इसे कर लोगे। चलिए देखते हैं। तो सीपी निकालेंगे, तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है उसने, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 72 रुपये में बेचता है, 72 रुपये रख दिए यहाँ पे, इनटू क्या किया 100 कर दिया, ओके। आप क्या करें, अब ऐसा करने पे 72 रुपये पे बेचने पे उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया 90। इसको हमने काट दिया, काटा तो कितना आ गया 80 रुपये। ये 80 रुपये आपका क्या है, ये आपका है आपका क्रय मूल्य। तो 80 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब आगे क्या बोलता है, अगर वो उसको बेचे कितने प्रॉफिट पे, 5% की प्रॉफिट पे, तो विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य का मतलब है आपको क्या निकालना है, आपको एसपी निकालना है, ओके। अब एसपी निकाल लो, तो अगर तो एसपी इक्वल टू सीपी, सीपी कितना आ गया 80 रुपये, सीपी आ गया 80 रुपये, ओके। और क्या करें, 5% लाभ पे बेचता है तो कितना हो जाएगा 105। इस बार क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो हमने 100 में क्या कर दिया प्लस, किसको 5 को, ठीक है। इस बार प्रॉफिट हो रहा है तो हमने 100 में क्या कर दिया 5 को प्लस कर दिया, और बटे कितना रहेगा आपका 100। इसको आप काट लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 चौक 8। तो सेलिंग प्राइस आपकी आ गई कितनी 84। यही उसने हमसे पूछा है कि 5% प्रॉफिट पे बेचने पे सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो आंसर आ गया आपका 84। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट चलाऊँ मैं, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले मैथ्स को पढ़ चुके हैं। समझ में नहीं आए फिर से रिवाइज करके देखना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करना, फिर बताऊँगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर हो गया। अगर आप इसको फिर से समझना चाहते हैं इस वाले इसको, तो क्वेश्चन में लिख लीजिए सेलिंग प्राइस 72 दी है, विक्रय मूल्य, सेलिंग एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जब हम कोई वस्तु को बेचते हैं 72 रुपये में बेचते हैं, तो 72 रुपये में बेचने पे क्या हो गया 10% का लॉस हो गया। तो अगर वह उसी वस्तु को 5% पे बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता। तो उसके लिए हमने क्या किया कि माना कि वस्तु का सीपी कितना है, तो सीपी को एक्स मान लिया। तो 72 रुपये में बेचने पे 90% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब है उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उसका जब 90% किया जाएगा तो 72 आएगा। जैसे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 80 रुपये, अगर आप 80 का 90% करोगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 72। इसलिए हमने क्या किया, क्रय मूल्य को यहाँ पे x मान लिया। तो x का 90% बराबर 72, इससे क्या हो गया x की वैल्यू यानी क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 80 रुपये। अब इस 80 में बोलता है कि अगर वह उसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचे, तो फिर से विक्रय मूल्य पूछ रहा है। और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य उस साइड वाला
क्या है, CP इंटू 100 प्रॉफिट है लॉस। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये तो निकाली, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये क्या 80 क्या है CP 100 कितने का प्रॉफिट होता है 100 + 5 यानी 105/100 काट लिया तो कितना आ गया 84। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा हमारा एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर अंक एक दूसरे के स्थान से बदल दिए जाएं तो इस प्रकार नई संख्या और पहली संख्या का अनुपात 3:8 है, तो पहली संख्या क्या है। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। उसने बोला है कि 2 संख्या है, माना कि संख्या x और y है। ओके, संख्या क्या है, संख्या x और y है। अब वो बोलता है कि अगर इन संख्याओं को उलट के क्या कर दें हम, yx कर दें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये तो हो गई पहली मतलब पुरानी संख्या, ये कहलाएगी आपकी पुरानी संख्या, और उलट दिया तो ये कहलाएगी आपकी नई संख्या। तो उलटने पे क्या हो गया, ऐसा करने पर नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच का जो रेशो है, जो अनुपात है, वह 3:8 हो गया। इसके अलावा एक और डिटेल हमें दी है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से कैसे सॉल्व करें। तो देखिए उसने पूछी क्या है, उसने हमसे पूछा है बताइए पहली संख्या क्या होगी। तो ये उसने हमसे पूछ लिया है पहली संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको फटाक से कहते ऑप्शन मेथड के थ्रू हम जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है 81, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 45, और तीसरा ऑप्शन हमें कितना दिया है 72, और चौथा ऑप्शन हमें कितना दिया है 90। ABCD जो भी है ये C हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका D। तो D कितना दिया है 90। अब हमें क्या करना है, उसने पहली संख्या पूछी है। तो देखिए ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसे 8 बार पढ़ने पर, ठीक है, पहली संख्या पूछी है इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। तो ऐसी कौन सी टेबल है, ये ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसे 8 बार पढ़ने पर इनमें से कुछ आता हो, बताइए। किसी भी पहाड़े को 8 बार पढ़ने पर इनमें से कौन सी संख्या आती है। क्या 81 आता है, नहीं आता। नंबर 81 9 बार आता है, 8 बार चाहिए हमें। 45 तो 9 5 45 5 बार आता है, 5 नाम 45 9 बार आ रहा है, लेकिन 8वीं बार नहीं आ रहा है। तो किसी पहाड़े को 8 बार पढ़ने पर ये आना चाहिए। अब 72 देखिए, 72 आ रहा है, कैसे आ रहा है 9 8 72, यानी 9 के पहाड़े को हम 8वीं बार तक पढ़ें तो 9 के पहाड़े को पढ़ने पर 8वीं बार क्या आता है 72। 90 बिल्कुल नहीं आता, 10वीं बार में आता है, 10 × 9 90। तो इसका मतलब है कि अगर हम 8 में 9 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ें तो कितना गया 72। तो 72 ही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। इसका मतलब वो पहली संख्या क्या थी, वो 72 थी, और जब इसको उलट दिया गया, यानी कि ये संख्या क्या थी 72, और जब इसको उलट दिया गया 72 को उलट के क्या कर दिया हमने 27। क्लियर हो गया। तो देखिए अंकों का योग 9 आ रहा है, 7 और 2 9, यहाँ पे भी 2 और 7 9। अब रेशो चेक कर लीजिए, तो 9 से काट दीजिए इसको, 9 3 27 और 9 8 72, तो रेशो भी मैच हो रहा है। तो हमें क्या देखना है, ऑप्शन मेथड से हमने इसको बहुत इजीली कर लिया। हमें ये देखना है कि पहली संख्या का जो रेशो 8 है, यानी कि वो किसी भी पहाड़े से 8 बार कटी है। तो ऐसे कौन सा पहाड़ा है, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें पहली संख्या 8वीं बार में आती हो। तो इनमें से 72 ही है जो किसी टेबल के 8वें नंबर पे आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 72। सिंपल। और डिटेल में देखना है तो डिटेल में देख लेते हैं। पहली संख्या, तो ऐसा करने पर नई संख्या एवं पहली संख्या यानी पुरानी संख्या के बीच का अनुपात 3:8 हो जाता है।
ऐसा करने पर नई संख्या एवं पहली संख्या के बीच का अनुपात 3:8 हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, बताइए पहली संख्या क्या होगी, बताइए पहली संख्या क्या होगी। तो देखिएगा माना की संख्या क्या होगी, तो हमने मान लिया कि संख्या है xy, ठीक है, 2 अंकों की संख्या क्या है xy। अब ये जो xy संख्या है और हमें दिया है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो इन दोनों संख्याओं का योग अगर हम देखें तो दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 9 दिया है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब अगर संख्या xy है तो इसको पलटने पे तो दूसरी संख्या बनी वो क्या कहलाएगी x, यानी कि ये कहलाएगी नई संख्या और ये कहलाएगी पहली संख्या। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं इकाई बाय कहाँ पे है, तो बाय इकाई के स्थान पर है और x जो है वह दहाई के स्थान पर है। अगर इकाई के स्थान पे है तो बाय में 1 का गुणा होगा, बाय का बाय ही रहेगा, प्लस x दहाई के स्थान पर है इसलिए x में होगा 10 का गुणा। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 का गुणा, बाय दहाई के स्थान पर है इसलिए बाय में होगा 10 का गुणा। हमने ऐसे कैसे लिख दिया, देखिए कोई भी संख्या होती है, मान के चलिए आप 45 ही है तो 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 कहाँ है इकाई पे, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 के 5 ही रहेंगे, प्लस 4 कहाँ है दहाई पे, दहाई पे है तो 10 का गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर 3 अंकों की संख्या होती सैकड़े पे 100 का गुणा करते, तो 4 दहाई पे है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10, तो ये कितना बन गया 40 प्लस 5, तो इसको 45, यानी कि 45 को हम इस रूप में लिख सकते हैं अंकीय रूप से। उसी प्रकार से हमने इसको इस प्रकार से हमने जमा लिया। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि नई संख्या ये आ गई, पहली संख्या ये रही, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 3:8 हो जाता है। नई संख्या और पहली संख्या के बीच का अनुपात कितना हो गया 3:8 हो गया। तो अब अनुपात का मतलब क्या होता है बटे में, यानी कि हम इनको बटे में लिख सकते हैं, तो बटे में आप लिख लीजिए, तो बटे में आप लिखोगे इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, नई संख्या बटे पहली संख्या। तो नई संख्या कितनी दी है हमको, नई संख्या की वैल्यू कितनी है 10 प्लस x, अपॉन में पहली संख्या कितनी आ जाएगी 10x प्लस y। अब इनको रेशो में जमा लो, तो नई संख्या का रेशो कितना दिया है 3, तो नई संख्या के सामने 3, और पहली संख्या का रेशो कितना दिया है 8, तो पहली संख्या के सामने 8। अब इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे 8 का गुणा यहाँ कर देंगे और इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे, तो 8 का गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस 8x, 10x का गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा आपका 30x प्लस 3 आप क्या करेंगे x एक साइड कर लो, y एक साइड कर लो, तो x को एक साइड करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी कितना है 30x, 8x को उठा के वहाँ ले गए तो 8x हो गए आपके माइनस के, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 80 और प्लस के 3 यहाँ लेके आए तो माइनस के 3 अब इसको माइनस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 77 यहाँ बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 22x। इसको हम 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 11 से काट लेते हैं, तो 11 दूना है तो इसको हम 11 से काट सकते हैं, तो 11 दूना 22 और 11 7 77। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बच गया, क्या बच गया, हमारे पास 2x बराबर 7 ओके। तो x अपॉन y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो x अपॉन y, और यहाँ पे x के सामने कितने लिखे हैं 7 और 2 चले जाएंगे बटे में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो संख्या क्या थी हमारी, संख्या थी हमारी xy, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 7, फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, x यहाँ पे रहेंगे आपके, x के नीचे क्या लिया y, तो ये y आ गए। अब x के सामने ऑलरेडी कितने लिखे थे 7 और ये 2 कहाँ ले जाओ बटे में, तो ये क्या हो गया, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओके।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या थी ऊपर हमने देख रहा है संख्या हमारी क्या थी x बाय, तो x संख्या कितनी थी 7 और y की वैल्यू 2। इसको पलट के नई संख्या क्या बन जाएगी 72 की 27। ओके क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि हमारी जो पहली संख्या थी वो 72 थी। अगर पूछे नई संख्या क्या थी तो नई संख्या हमने उसको पलट के कितना लिख दिया था, नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27। इनके बीच का रेशो देख लो, 9 से काटो तो कितना हो गया 9 3 27 और 9 8 क्या हो गया 72। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये देखो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि नई संख्या पुरानी संख्या के बीच का अनुपात कितना है 3 और 8, तो ये आ गया 3, ये आ गया 8। लेकिन उसने पहली संख्या पूछी है तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई 72। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर अर्धवार्षिक दर से ब्याज का हिसाब किया जाए, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, अगर अर्धवार्षिक दर से ब्याज का हिसाब किया जाए तो 20,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा। अगर अर्धवार्षिक दर से ब्याज का हिसाब किया जाए तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया है। एक तो उसने हमें दिया है मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000। इसमें उसने हमें टाइम जो दिया है 1.5 ईयर का टाइम दिया है। इसमें हमें जो रेट दी गई है वो दी गई है 10% वार्षिक। ओके, और पूछा क्या है उसने, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, क्या पूछा है उसने, CI चक्रवृद्धि ब्याज उसने हमसे पूछा है। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी है, क्या, अर्धवार्षिक ब्याज की दर। तो ब्याज की दर ना अर्धवार्षिक है, यहाँ पे कैसी है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो हमें क्या करना होगा कि ये जो, लेकिन जो तो ब्याज की दर कैसी है यहाँ पे अर्धवार्षिक है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमें दी है 10% ये वार्षिक है। तो हमें क्या करना होगा, इस वार्षिक को अर्धवार्षिक यानी 6 माही में तोड़ना होगा। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कितनी 6 माही होती हैं, 2 6 माही 6 महीने की। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, तो ब्याज की दर हो जाएगी 5% 6 माही, क्योंकि ब्याज की दर उसने कैसी, क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्धवार्षिक दर से। ठीक है ना, अगर अर्धवार्षिक दर से ब्याज का हिसाब किया जाए तो अर्धवार्षिक दर से गणना करनी है हमें, इसलिए हमने जो वार्षिक ब्याज की दर थी उसको हाफ ईयरली में तोड़ दिया। इसी प्रकार से समय को भी वार्षिक ना लेकर हम कैसे तोड़ेंगे 6 माही में। तो 1.5 साल में कितनी 6 माही होती है, 3 6 माही होती है। 1.5 साल में कितनी 6 माही होती हैं, 3 6 माही होती हैं। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारी रेट क्या बन गई 5%, और 5% को अगर हम सॉल्व करें तो 5% को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे 100। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 1/20। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो 20 है ये प्रिंसिपल है और ये जो 1 है ये है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो 20 क्या है, 20 प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और 20 रुपये पे क्या लग रहा है 1 रुपये ब्याज। तो अगर हम बात करें पहली 6 माही की बात करें, देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं हम इसको, ये ट्रिक आप समझिएगा। तो पहली 6 माही में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये रहेगा आपका अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो अगर हम इसको देखें तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा पहली 6 माही में 20। ठीक है ना, मैंने बोला जो नीचे का है वो आपका मूलधन माना जाएगा, ऊपर का है वो आपका ब्याज माना जाएगा। तो पहली 6 माही में 20 रुपये का मूलधन था, इस पे 1 रुपये है ना, 20 और 1 कितना हो गया 21, तो ये 21 क्या हो गया मिश्र धन अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहली 6 माही में 20 के ऊपर क्या हो गया 21। अगली 6 माही में जब सेकंड 6 माही की बात करेंगे फिर से 20 के ऊपर क्या होगा 1 रुपये ब्याज जोड़ के कितना हो जाएगा 21। तो मिश्र धन कितना हो गया 21।
अगली थर्ड वाली, क्योंकि 1.5 साल है ना, 1.5 साल में 3 तिमाही, थर्ड तिमाही फिर से मूलधन आपका 20 और इस पे जुड़ेगा क्या 1 रुपये का ब्याज, तो ये फिर से कितना हो गया 21। तो अब 3 छमाही पूरी कंप्लीट हो गई। तो इन 3 छमाही में जो हमारा मूलधन है वो कितना है, तो मूलधन इनका गुणा कर दो, तो ये कितना आ गया भाई 8000। इसी प्रकार से चक्रवर्ती मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो चक्रवर्ती मिश्रधन यानी अमाउंट इनका गुणा कर दो, तो 21 का क्यूब कितना होता है 9261। अब ब्याज क्या होता है, तो ब्याज होता है मूलधन और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है ब्याज। तो हमारा CI कितना आ गया 8000, इसमें से हम घटाएंगे तो कितना रहेगा CI हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 1261। तो ये हमारा CI आ गया। लेकिन अब देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 8000 है, तो प्रिंसिपल है हमारा 8000। तो ये जो 8000 का प्रिंसिपल है, ये जो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000 रुपये। ये जो एक्चुअली 8000 जो प्रिंसिपल हमने माना है ये यूनिट में माना है। किस में माना है, यूनिट में। और ये किस में दिया है हमें क्वेश्चन वाला, रुपए में। तो यूनिट को रुपए में कन्वर्ट करेंगे हम। तो यूनिट को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो को हम काट देंगे। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंजा 20। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, तो यूनिट बराबर कितना आ गया 5/2, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 रुपये। तो उसी प्रकार से जो हमारा CI आया है वो भी किस में आया है, वो भी यूनिट में आया है। अब यूनिट को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 रुपये से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट बराबर है 2.5 रुपये की। जब एक यूनिट बराबर है 2.5 रुपये के, तो 1261 यूनिट को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 5 और 25 सिक्का 150, यानी 152, 2 कैरी 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो गया 65, कैरी 6, 25 और 6 कितना हो गया 31, और एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये यानी कि कितना आ गया 3152.5। ये हो गया आपका CI। तो ये आपका कहलाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 20,000, समय हमें कितना है 1.5 साल, लेकिन ब्याज की जो गणना करनी है उसमें साफ साफ लिखा है अर्धवार्षिक गणना करनी है, अर्धवार्षिक गणना करनी है। इसलिए हमने क्या किया, समय को भी अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में तोड़ दिया। तो 6 महीने की 3 छमाही होती है, 6 + 6 + 6 हो गया 1.5 साल। तो 3 छमाही में हमने इसको तोड़ दिया। 10% वार्षिक ब्याज की दर थी, लेकिन गणना हमें 6 माही करनी है, इसलिए हमने इसको वार्षिक दर को 6 महीने में तोड़ा। तो हर 6 महीने की कितनी आई 5%। तो 5% को हमने सॉल्व किया तो कितना आया 1/20। नीचे वाली संख्या को हमने मूलधन माना कि 20 रुपये पे 1 रुपये क्या जुड़ेगा ब्याज। उसके हिसाब से हमने पहली 6 माही में 20 पे 1 रुपये ब्याज जुड़ के मिश्रधन कितना हो गया 21। अगली 6 माही में 20 पे ब्याज जुड़ के कितना हो गया 21, और तीसरी 6 माही में भी 20 पे 21। इस प्रकार से हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये प्रिंसिपल आ गया 8000 यूनिट, ये मिश्रधन आ गया 9261 यूनिट। दोनों को घटाया तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 1261 यूनिट। अब यूनिट को हमको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन का मूलधन रुपए में दिया हुआ है और ये वाला जो मूलधन है ये यूनिट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का मूलधन और यूनिट वाला जो मूलधन है इनको बराबर किया तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चली। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये आ गई तो 1261 यूनिट को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 रुपये से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 3152.5 रुपये। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो स्पीड मेरी बहुत फास्ट रही होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर स्पीड स्लो करना है
या स्लो स्लो समझाना है या मेरी स्पीड बिल्कुल सही है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसका मैं ख्याल रख सकूं, उसका मैं ध्यान रख सकूं। तो थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? तो अभी ये पहला वीडियो है तो इसमें तो हम कम ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, कम से कम एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, जेल प्रहरी के, वन रक्षक के, कांस्टेबल के, वो हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक